हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिब सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज से मैं क्लास 10th का भी सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर आप घर में तो क्लास 10th के सभी बच्चे को पढ़ाते ही हैं, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो अपलोड कीजिए ताकि हम लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो आपके डिमांड पर आपका ख्याल रखते हुए हम जो है क्लास 10th का भी जो है सिलेबस आप लोगों के लिए पूरा करवाने का कोशिश आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाने का हम कोशिश करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही मैथमेटिक्स बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं होता है, बट उसे बहुत ही लगन के साथ और ईमानदारी के साथ थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो बहुत ही आसान लगता है। मैथमेटिक्स एक मैजिक है, एक जादू है। तो आप देखें और जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वो मैं आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स जो हम लोग प्रश्नावली 1 मतलब जो चैप्टर 1 है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स है वो आज हम लोग डील करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट्स और उसमें जो एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर है उसके लिए आप देखिए, जब हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं तो ऑलरेडी ये हम लोग क्लास 8 से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या 8, 9, अभी 10 में आ गए, वहां भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। जो रियल नंबर है इसके अंतर्गत जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको देखिए कुछ और नंबर हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे एक है प्राकृतिक संख्याएं जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसको w द्वारा सूचित किया जाता है। एक है पूर्णांक जिसको इंटीजर्स कहा जाता है, जिसे z द्वारा सूचित किया जाता है। एक है परिमेय संख्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसको q के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एक है अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको q पर पावर c के रूप में इंडिकेट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। और एक है वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है, इंग्लिश में रियल नंबर, इसको r से सूचित करते हैं और इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको ये सब भी संख्या पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा वास्तविक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो है आप लोग पढ़ते आए हैं, जो हमारी गिनती की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या प्राकृतिक संख्या जिसको n द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो देखिए हमने सबका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे अपने नोट्स बुक में जरूर लिखेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपको आगे जो क्लास 10th में जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ही काम देगा। इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से समझ लें, याद कर लें, ताकि आपको क्वेश्चंस समझने में, बनाने में, सॉल्यूशन निकालने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए पहला जो प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात करते हैं, तो जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो नॉर्मली हम लोग काउंट करते हैं 1 to इन्फिनाइट, 1 से लेके अनंत तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 अनंत, जहां तक आप गिन सकते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होगा। मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, अनंत। अगर आपसे क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनंत। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 2। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्णांक अब जो है दूसरा, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक माइन्यूट थोड़ा सा अंतर होता है कि जब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कितना स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 काउंट के, ये प्राकृतिक संख्या हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में जैसे कुछ नहीं है, मसलन कुछ नहीं है हाथ में, या क्लास में एक भी स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कि क्लास में शून्य बच्चे हैं, जीरो बच्चे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है मतलब शून्य है, तो कुछ नहीं को मैथमेटिक्स की भाषा में शून्य कहा जाता है। तो जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, पूर्ण संख्या वे संख्याएं जिनमें शून्य, और शून्य मतलब जीरो, और सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं शामिल होते हैं। धनात्मक गिनती की संख्या तो धनात्मक ही होती है, ऐसा तो नहीं कोई गिनती गिनने कहता है तो हम लोग -1 -2 -3 पढ़ने लगते हैं, नहीं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए वे संख्याएं जिनमें शून्य मतलब जीरो और सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं शामिल होते हैं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। तो देखिए एग्जांपल कहां से, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्या और शून्य के जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। अब अगला जो है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। हमने यहाँ पे लिख भी दिया सबका इंग्लिश। वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस वाला नेगेटिव नंबर, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं शामिल होते हैं, मतलब तीनों शामिल होते हैं। नेगेटिव भी होता है, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक नंबर, प्लस क्या है उसमें शून्य शामिल है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर। तो वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं शामिल हो पूर्णांक कहलाता है। एग्जांपल जैसे अगर हमने जीरो लिखा है यहाँ पे, देखिए जीरो, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 अनंत, फिर इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 अनंत। तो इस तरह माइनस में भी अनंत जा सकते हैं और प्लस में भी अनंत जा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक खास बात याद रखिएगा, ये जो शून्य है, देखिए जो शून्य है यहाँ पे, जो शून्य के नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसलिए लिखा गया है कि वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्या है, शून्य ना ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तथा धनात्मक संख्या शामिल हो पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए धनात्मक संख्या उस तरफ हो गया अपने, मतलब जहां से राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होगी जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम लोग जेड द्वारा इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया होगा पूर्णांक इंटीजर, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं। अगला है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q, अब कहीं कहीं पर p अपॉन q की जगह a अपॉन b, a बटे b या p बटे q लिखा जाता है, बटे को अपॉन पढ़ते हैं हम लोग। तो वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके या लिखा जा सकता है या लिखा जा सके, जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, वो देखिए आगे। जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, तो 1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक हो गया। तो देखिए p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो। तो 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/2 में 1 और 2 दोनों क्या है, पूर्णांक। 3/5 -4/3, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। शून्य, तो शून्य के नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 भी है, शून्य के नीचे नहीं कुछ तो 1 भी है, तो इसलिए हम लोग उसको 0/1 बोल सकते हैं। q में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 7, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, तो ये भी p अपॉन q के रूप में लिखा गया, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। अब अगला है अपरिमेय संख्या, तो उसका अपोजिट याद रखना है। वे संख्याएं जिन्हें
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के ऊपर में संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है √3। अब कहिएगा सर √3 के भी तो 1/2 होता है, √3 है, इसके नीचे भी 1/2, इसके नीचे भी तो 1 आ गया, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या नहीं। देखिए क्या होता है कि रूट अंडर में जो संख्याएं आती है सभी संख्याएं कुछ संख्या, जैसे √4 उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा तो वो एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √3 की बात करें तो कुछ संख्या ऐसे होती है जिसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं पूर्ण रूप से 2 से उसमें पूरा पूरा कभी भी भाग नहीं लगेगा। अब भाग देते देते आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन संख्या खत्म नहीं होगी, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत हो ही नहीं सकता है। तो ये √3, √2, √5, अब ये सर √4 क्यों नहीं लिखे, √9 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि √4 को जब हम लोग उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा और 2 एक परिमेय संख्या है, तो क्यों उसका उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो √3, √2, √5 पाई, बहुत जगह देखिएगा आप पाई का जो मान हम लोग नॉर्मली लेते हैं क्लास में, जब मैथमेटिक्स के बहुत सारे सवाल बनाते हैं तो उसमें पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7। पाई का जो वैल्यू लेते हैं वो 22/7। ये एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, लगभग अप्रॉक्स मान होता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 पक्का पक्की नहीं होता है। पाई का मान 22/7 पूरा पूरा नहीं होता, इस बात को याद रखना है। इसको आप कितनों बार भाग दीजिएगा ना तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसलिए पाई भी क्या है, ओ परिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हमें पढ़ना है रियल नंबर, तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है उसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो वास्तविक संख्याएं कहलाती। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल हो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो इसके अंदर हम जो एग्जांपल अगर लिख सकते हैं, देखिए एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे अगर कोई परिमेय संख्या ले लें तो 0 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, 1/2 एक परिमेय संख्या है, -3/4 एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह के संख्या शामिल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इसको आप जरूर अपने नोट्स बुक में लिखेंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने हमारे सारे क्लास में एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल और चैप्टर में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको पढ़ लिए अच्छे से तो एग्जाम में और अच्छा मार्क्स भी आएगा, बस आपको मेहनत करना है। अब हम लोग जो वास्तविक संख्या में जो सबसे पहले चीज हमें पढ़नी है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या उसको आप देखिए। एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो हम लोग जो बच्चे में पढ़े हैं, जो भाग हम लोग देते हैं कि जब भाग देते हैं तो उसमें लिखते हैं ना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी को मैथमेटिक्स के भाषा में कुछ स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए वो क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसका नोट्स बनाने में क्या हो, आसान हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब हम लोग नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में जो हमारा मेन चैप्टर है और जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम लोग कुछ अभी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, जो हमारा टॉपिक्स है वो है यूक्लिड भी आई है, आप इसे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आता है एग्जाम में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका,
अब ध्यान से इसे देखेंगे बात, ठीक है। एकदम ही बहुत ही आसान है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लिए तो आपको एकदम लगेगा एकदम जादू है, मैथ एकदम जरा बहुत ही आसान है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है इसका थ्योरी क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहे हैं। जैसे एक हम यहाँ पे पहले भाग देने का तरीका, जैसे मान लीजिए जो आप पढ़ते आए हैं 6 से मान लीजिए हमें अगर 50 में डिवाइड करना है, 6 से हमें डिवाइड करना है 50 में, एक ये। दूसरा मान लीजिए कि हमें 5 से डिवाइड करना है 31 में। तो 3-4 एग्जांपल लेते हैं और उस चारों एग्जांपल में थोड़ा डिफरेंट आप कहिएगा सर एक ही एग्जांपल से काम चल जाता, नहीं चलेगा, तो इसलिए हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आप देखिए। और एक जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा नंबर जो पूरी कट जाए, जैसे मान लीजिए कि 4 से हमें डिवाइड देना है 16 में, आप 20 भी ले सकते हैं। 4 से डिवाइड करना है 16 में, और एक ऐसा नंबर लीजिए जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि हमें 7 से डिवाइड करना है 5 में। और एक बात और याद रखना है कि जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं लेना है। तो यहां पे शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला जो एग्जांपल हमने लिया है वो 6 से डिवाइड करना है 50 में। तो आपको भली भांति पता है कि कितने बार में खाएगा, 8 टाइम में खाया जाएगा। 6 8 जा, ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि स्पष्ट नजर आए आपको। 6 8 जा 48, यानी 6 8 48, 10 में 8 गया, कितना बचा 2। यहां भाग दीजिए, 5 6 30, रिमाइंडर 1 बच गया, मतलब शेषफल यहां 1 बच गया। इसको डिवाइड कीजिए, 4 चौके 16, रिमाइंडर यानी शेष जो है यहां पर 0 बच गया। अब यहां पर देखिए 7 से 5 में भाग देना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पॉइंट दे करके तब 0 बैठा के खिलाते हैं। हमें ये नहीं करना है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये नहीं करना है। तो अब देखिए कैसे खिलाएंगे, तो जैसे देखिए 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है। तो इस तरह से टेबल, लेकिन अगर इसके ऊपर चले तो 7 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग 0 तो खिला ही सकते हैं ना, 0 खिला सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना बन जाएगा 5। अब आप ट्विस्ट देखिए इसका, अब कहानी अब देखिए क्या है कि जिस एक चीज और आप याद रखिएगा, जिस नंबर से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाजक, ये तो सबको पता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो नीचे में बच गया इसको कहा जाता है शेष या शेषफल। शेषफल कहिए या शेष कहिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में याद रखना है कि जो एक टर्म होता है, देखिए यहां पे जो ये भाजक शब्द है, इस भाजक शब्द के लिए बी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बाबू, बी। याद रखना, ये जो भाजक है इसके लिए हम लोग इसको बी से इंडिकेट करेंगे। जो भाज्य है उसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, भागफल को क्यू से इंडिकेट करते हैं, और जो शेषफल है इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। सब में वही होगा। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जब किसी भी नंबर में हम लोग भाग देते हैं तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा आएगा। अगर यहां पर 6 है तो यहां पर 6 नहीं आ सकता है। अगर 6 आएगा तो एक बार और भाग लग जाएगा। तो हमेशा शेषफल इससे, ये जो b है वो हमें जितना होगा उससे r हमेशा छोटा होगा, मतलब शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो कितना हो सकता है, तो शेषफल जो है 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। अगर यहां पर 6 है तो, अगर यहां पर 7 रहेगा तो 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। जितना यहां रहेगा उससे एक कम शेषफल हो सकता है।
जीरो भी हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे उसी तरह 5 से भाग दिए 30 में, 5 6 के 30, शेषफल 1 बचा है। यहां पर भी देखिए शेषफल इससे कम है। दूसरी कंडीशन 4 से भाग दिए 16 में, तो 4 चौके 16, शेषफल कितना आ गया 0, ये इसके बराबर, शेषफल हमेशा इससे कम आएगा। उसके बाद 7 से हम 5 में भाग दिए हैं, तो इसका भी शेषफल कितना आया है 5, जो कि इससे कम है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी के जो भागफल है, एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इसको समझने से पहले, कि जब किसी भी नंबर में हम लोग भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? यहां पर जितना नंबर होगा उससे एक कम तक हो सकता है। जैसे यहां 6 है तो यहां पर इससे एक कम 5 भी हो सकता है, 2 कम 4 भी हो सकता है, मतलब इससे एक कम, यानी यहां पर जो है 5 भी, 4 3 2 1 और 0 यहां तक हो सकता है। मतलब जो शेषफल है 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। इसमें शेषफल बताइए कितना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा इसमें शेषफल कितना होगा। इसमें शेषफल 0 से लेकर 4 तक होगा, इसमें शेषफल 0 से लेकर 3 तक होगा, इसमें शेषफल 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। अब एक चीज आपको ये समझना, दूसरी कंडीशन कि जो भागफल और शेषफल है, जो भागफल और शेषफल है, मतलब ये जो Q और R है, तो Q भी शून्य हो सकता है और R भी शून्य हो सकता है। बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पर Q क्या है, शून्य है, शेषफल शून्य नहीं आया, लेकिन यहाँ पर Q 4 आया तो शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो मतलब शेषफल तो शून्य हो ही सकता है। तो साथ साथ Q भी, भागफल भी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जब यूक्लिड विभाजन पढ़ने का, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें कि भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताइए। भाज्य बराबर, ये पढ़ते आए हम लोग, क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल जो बोल सकते हैं। इसको अगर हम इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की भाषा में लिखें तो बताइए, ये जो भाज्य है इसके लिए हमने कौन सा वर्ड, सांकेतिक शब्द जो है वो क्या है, ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, भाजक के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू, बी, यानी बी गुना भागफल के लिए क्या लिख सकते हैं, क्यू, प्लस शेषफल के लिए क्या लिख सकते हैं, आर, शेषफल के लिए आर, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे जो एक कंडीशन आपको बताए वो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। जहां पे एक कंडीशन है वो कंडीशन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इसमें, और वो कंडीशन क्या है देखिए, वो कंडीशन होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे देखिए आर है, अभी उधर वाला देखिए कंडीशन, उधर वाला, इस तरफ को भूल जाइए। आर जो है, मतलब यहां पे हम की पॉइंट्स लिख रहे हैं जिसको आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो, कि जो आर का जो वैल्यू है, मतलब आर लेस देन बी, इसका मतलब क्या होगा, आर जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। आर ये है, बी यहां है, देखिए, तो इससे अभी तुरंत बताया ना कि जो बी का मान होगा वो आर से बड़ा होगा और आर का मान हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा आर का जो मान होगा वो बी से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आर जो है, ये जो शेषफल है, ये जो आर जो है ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, शून्य से। ये भी याद रखना है, ये बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, शून्य से। एक कंडीशन है कि आर जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, बी से, मतलब शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से। या कंडीशन ये होगा कि जो शेषफल है वो बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य से। ये कंडीशन, वही चीज यहां, अर्थात आर का जो मान है वो मतलब शून्य और जो बी है उससे एक कम के बराबर होगा। इसी को हम यहां पे लिख दिए हैं 0, मतलब जो 0 लेस देन इज इक्वल टू, मतलब इसको पलटा दी, इसको अगर पलटा के ऐसे लिखें तो 0 अगर हम पहले कर दें तो ये देखिए, ये मुंडी किधर है, आर के तरफ है, तो आर हमको उधर लिखना है, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, और यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग बताइए, आर, और फिर लेस देन बी, तो देखिए बी के तरफ मुंह होंगे, तो मतलब जो आर का मान होगा वो शून्य
और बी का जो मान होगा उसके एक कम के बराबर होगा। यही है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। याद रखिएगा इसको। तो आप इसको नोट कीजिए और इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एक बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर दिक्कत हो समझने तो बार बार इसको आप देखेंगे एक दो बार वीडियो को, तो आपको सारा चीज एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये सब चीज तो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हम उसको कैसे लिखेंगे एक स्टैंडर्ड भाषा में, उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम दे दिया गया। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो चलिए देखिए, जो हमारा यूक्लिड विभाजन परिभाषा, इसका अगर हमें परिभाषा लिखना है, डिफिनेशन, परिभाषा, किसका परिभाषा, ये एकदम रट्टा मार के आपको याद रखना है। परिभाषा किसका है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो परिभाषा लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी। ए और बी का मतलब किसकी बात हो रही है बाबू, भाज्य और भाजक की बात हो रही है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए मतलब भाज्य और बी का मतलब यहां पे भाजक की बात हो रही है। बी दिए रहने पर, बी दिए रहने पर, देखिए हमें दिया हुआ था, भाग हमें इसी तरह 6 से 50 में भाग देना था, मतलब ए और बी हमें दोनों दिया गया है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अभी हम सब वर्ड का मतलब आपको समझा देंगे। पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q एवं R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है, मतलब इसमें अगर ये संख्या दिया हुआ तो उसमें निश्चित रूप से Q और R मौजूद है, Q और R मौजूद है निश्चित रूप से, क्योंकि भागफल और शेषफल इसको हल करने के बाद हमारे सामने आएंगे। तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान है कि जो A का वैल्यू होगा, मतलब ये जो A है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये होता है। ये आपको याद रखना है, ये एकदम रट्टा मार के याद रखना है, क्योंकि इसी से हमारा, इसका प्रयोग करते हुए हम सारा सवाल अभी हल करने वाले हैं, मतलब करेंगे इसको। अब यहां पर देखिए जो हमने डिफिनेशन लिखा है उसको आप एक बार समझ लीजिए। अगर डिफिनेशन आपको समझ में आ गया बाबू तो एकदम आसान है। देखिए क्या लिखा गया है, दो धनात्मक पूर्णांक, आप जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक जो गिनती की संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। तो जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b, तो a और b, तो अब जरूरी नहीं कि a बड़ा हो या b बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है। यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, छोटा है, और b का मान बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए a और b दिए रहने पर, अगर हमें कोई दिया है, जैसे यहाँ पर a दिया हुआ था 50, b दिया हुआ है 6, यहाँ पर a है 31, b है 5, यहाँ पर a है 16, b है 4, यहाँ पर a है 5 और b है 7, मतलब b का मान, वहां पर a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है। और इन सब केसेस में क्या है कि a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है, तो ऐसा हो सकता है। तो a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है, उसमें मौजूद है, जो हम अभी इसमें मौजूद है q और r, देखिए भाग देके निकालें, इसमें उपस्थित है, भागफल और शेषफल उसमें मौजूद है। इस तरह से विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0
छोटा होगा, जिसमें जीरो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा आर से। मतलब जो जीरो है, जो जीरो का मान है, या तो देखिए यहाँ पे सेसफल जीरो आ रहा है ना, तो या तो जीरो के आर का जो वैल्यू है वो या तो जीरो के बराबर होगा, देखिए आर यहाँ पर जीरो के बराबर आ रहा है, या फिर आर का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। या तो आर का मान जीरो, इन सब में देखिए आर का मान यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, मतलब आर से क्या है, मतलब जीरो से क्या है, बड़ा है। तो जो आर का मान होगा वो या तो जीरो होगा बराबर, या नहीं तो फिर जीरो से बड़ा होगा। तो देखिए यहां पर क्या था कि आर का जो मान है वो जीरो के बराबर है, शेषफल जीरो है, और इसमें और इसमें आर का मान जीरो से बड़ा है। या आर जो होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, आर हमेशा बी से छोटा होगा। तो मतलब छोटा होगा मतलब बी बड़ा होगा, आर छोटा होगा। देखिए यहां पर जो आर है वो बी से छोटा है, यहां पर भी जो आर है वो बी से छोटा है, यहां पर भी जो आर है वो बी से छोटा है, यहां पर भी जो आर है वो बी से छोटा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए और अच्छे एनर्जी के साथ बनाएं। तो ये इंट्रोडक्शन टॉपिक्स था। कल से हम लोग मतलब जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो इस जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जो पहला जो एक्सरसाइज है 1.1 और उसके कुछ उदाहरण हैं उसको हम लोग डील करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लगे आप लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप बताएं। धन्यवाद आप सभी का।